बहुत तेज तीखे कांटों वाले इस पौधे को बहुत लोग खरपतवार समझते हैं, लेकिन ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयुर्वेद की औषधि है और इसके ये कांटेदार फल बहुत काम के हैं। आजकल इसकी खेती की जाने लगी है, इकट्ठा किया जाता है फसल की तरह और फिर ये महंगे दामों में बिकता है। घरों के आसपास अपने आप भी उगता है। एक ही पौधा कई दूर में फैलता है और इसकी जड़ें नीचे जाती हैं, उखाड़ने में आसान नहीं है। इसके इतने तीखे कांटे होते हैं कि बहुत ध्यान से तोड़ना पड़ता है, लेकिन ये एक आयुर्वेद की चमत्कारिक औषधि है। जय हिंद, मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। ये कांटेदार पौधा आपने भी अपने घरों के आसपास उगा हुआ देखा होगा। खाली जगहों पर, खेतों की मेड़ों पर और घरों के आसपास ये पौधा अपने आप उग जाता है और कांटे इतने तीखे होते हैं कि अगर इसके आसपास से निकल जाए तो पूरे ये पैरों में चुभ जाते हैं। लेकिन ये कांटे बड़े काम के हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। अक्सर लोग इसे एक बेकार खरपतवार समझकर किनारे फेंक देते हैं, लेकिन यही छोटा सा कांटेदार फल आयुर्वेद की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण औषधि है और इसे गोखरू कहा जाता है। ये छोटा गोखरू है। आज भी गांव के बुजुर्ग लोग इसे औषधीय पौधे के रूप में पहचानते हैं और कुछ लोग इसे खरपतवार समझते हैं। कुछ स्थानों पर लोग इसे अलग अलग स्थानीय नामों से जानते हैं। यह कभी पशुओं के चारे का हिस्सा रहा तो कहीं घरों में सुखाकर औषधि के रूप में भी इसको संभाल कर रखा जाता था। पुरानी पीढ़ी की कई महिलाओं के अनुभवों में यह भी मिलता है कि प्रसव के बाद शरीर को बल देने वाले पारंपरिक लड्डुओं में कई औषधीय द्रव्यों के साथ गोखरू भी मिलाया जाता था। यह हर क्षेत्र की परंपरा नहीं थी, लेकिन जहां इसका प्रचलन था वहां इसे शरीर की शक्ति और पुनर्बलन के लिए उपयोगी माना जाता था। आज के वीडियो में हम इसके आयुर्वेदिक महत्व और घरेलू उपयोग के बारे में जानेंगे। आजकल फिर से इसका काफ़ी क्रेज हो चुका है, ये बहुत महंगा बिकता है। क्या इसकी खेती भी की जाती है? क्या इसे घरों के आसपास उगता है? तो इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और इसके बारे में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये आप देख रहे हैं गोखरू के पौधे निकालकर इकट्ठा किए हैं। जैसे किसी फसल की कटाई के बाद उसे इकट्ठा किया जाता है, उसी तरह से इन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये गोखरू के पौधे एक साथ इस पूरे मैदान में उगे हुए हैं और इनकी इतनी ज़्यादा कीमत है कि इन्हें हर कोई पूछता है। देखिए किस तरह से ये अपने आप उगे हैं और बहुत दूर में फैले हुए हैं। अभी इन्हें थोड़े दिनों बाद जब ये सूखने लगेंगे इन्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा और तब इनके फलों को झाड़ करके और फिर एक जगह इकट्ठा करके और इन्हें बहुत ज़्यादा कीमत में बेचा जाएगा। आप देख सकते हैं ये गोखरू के पौधे कितनी दूरी में फैलते हैं और इन्हें अगर उठाकर हम हल्का सा हिलाएंगे तो इनके नीचे जो इसके फल हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। बाद में जब इनकी कटाई की जाती है तो इन फलों को अलग से भी इकट्ठा कर लिया जाता है, क्योंकि इसके एक एक फल की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। और ये देखिए इस तरीके से इसके फल कांटेदार फल होते हैं। बड़ी सावधानी से इन्हें सूखने के बाद ये कई हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। ऐसे एक फल दिखेगा, लेकिन जब सूख जाएगा तो कई टुकड़ों में अपने आप ही खुल जाता है और इस तरीके से ये दिखता है। इसमें चारों तरफ बहुत तेज और तीखे कांटे होते हैं। अब इसकी खेती भी की जाती है और ये अपने आप भी उगता है। घरों के आसपास अपने आप उगता है तो घरेलू उपयोग के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये पैरों में, चप्पलों के नीचे चिपक जाते हैं। बहुत ही तीखे कांटे होते हैं। बहुत सावधानी से इन्हें इकट्ठा किया जाता है और बहुत सावधानी से इसकी पैकिंग की जाती है सुखा करके। सुखाने के बाद ये इसको, इनके जो ये पौधे हैं इनको सुखाकर झाड़ करके इसके फल जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, साफ़ करके इनको पैक करके और फिर उसके बाद इनकी बिक्री की जाती है और घरेलू उपयोग भी इनके किया जाता है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोचक परंपरा देखने को मिलती थी। जब गोखरू के कोमल पौधे और कच्चे फल उपलब्ध होते तो कुछ पशुपालक उन्हें अन्य हरे चारे के साथ मिलाकर गाय भैंसों को खिलाते थे और ऐसी मान्यता थी कि इससे पशुओं को पौष्टिकता मिलती है, स्वस्थ होते हैं और पशु जो दूध देने वाला पशु होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है और इससे दूध भी बढ़ता है। इसके लिए पारंपरिक अनुभव के रूप में ही इस चीज़ को पहले इस्तेमाल किया जाता था। आज समय बदल चुका है। जिस पौधे को कभी लोग अपने खेतों से निकालकर फेंक देते थे, उसी गोखरू की अब कई स्थानों पर व्यावसायिक खेती की जा रही है। कारण है आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती मांग। अनेक आयुर्वेदिक निर्माणों में गोखरू एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, आखिर इस साधारण से दिखने वाले पौधे में ऐसा क्या है कि आयुर्वेद के महान आचार्यों ने इसे अपने ग्रंथों में स्थान दिया? इसका उत्तर हमें हजारों वर्ष पुराने आयुर्वेदिक साहित्य में मिलता है। चरक संहिता में गोखरू को
यूरिन विरेचन ये महाकषाय में स्थान दिया गया है, अर्थात ऐसे औषधीय द्रव्यों के समूह में जो यूरिन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके निवारण में सहायक माना गया है इसे। वहीं सुश्रुत संहिता में भी इसे यूरिन संबंधी रोगों में और कुछ अन्य रोगों की अवस्थाओं में इस गोखरू का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद से संबंधित प्रमुख पुस्तकें भाव प्रकाश निघंटु, धन्वंतरी निघंटु और राज निघंटु जैसे आयुर्वेदिक निघंटुओं में इसके रस, गुण, वीर्य, कपाक तथा विभिन्न उपयोगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि गोखरू केवल लोक चिकित्सा का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि शास्त्रीय आयुर्वेद में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर गोखरू के बारे में तरह तरह के दावे किए जाते हैं। कोई इसे हर प्रकार की कमजोरी का इलाज बताता है, कोई कहता है कि यह हर व्यक्ति में कई तरह की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, तो कोई इसे लगभग हर बीमारी की एकमात्र औषधि बताकर या बनाकर भी प्रस्तुत करता है। क्या यह सच है या फिर वास्तविकता इससे अलग है? आज के इस वीडियो में हम किसी प्रचार या भ्रम की नहीं बल्कि आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक शोध तीनों के आधार पर गोखरू को समझने का प्रयास करेंगे। इसी वीडियो में साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि गोखरू की सही पहचान कैसे करें, छोटा और बड़ा गोखरू में क्या अंतर है, आयुर्वेद में इसके गुण और कर्म क्या बताए गए हैं, किन रोगों में इसका उपयोग वर्णित है, आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, इसे लेने का सही तरीका क्या है, किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, और अंत में यह भी क्या यह वास्तव में उतना चमत्कारी है जितना आजकल सोशल मीडिया पर इसे बताया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्रकृति की ओर और जानते हैं आखिर गोखरू का पौधा कैसा दिखता है, इसकी सही पहचान क्या है, छोटा और बड़ा गोखरू में वास्तविक अंतर क्या है। ये देखिए, ये पूरे जो पौधे दिख रहे हैं ये गोखरू के हैं और ये छोटा गोखरू है। बड़ा गोखरू इससे अलग होता है। इसका पौधा, इस छोटे गोखरू की पहचान ये होती है कि इसके पौधे जो होते हैं वो ज़मीन पर बिल्कुल फैले हुए होते हैं और इसके लगने वाले फल होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये गोखरू के पौधे आप देख पा रहे हैं, ज़मीन पर फैलकर बढ़ने वाला एक छोटा शाकीय पौधा होता है। इसकी शाखाएं चारों ओर बिछ जाती हैं, पत्तियां छोटी छोटी और आमने सामने लगी होती हैं और इस पौधे में छोटे पीले रंग के सुंदर फूल खिलते हैं जो बाद में कठोर कांटेदार फलों में बदल जाते हैं। यही फल इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इन फलों पर निकले तेज कांटे इतने मजबूत होते हैं कि नंगे पैर चलने पर आसानी से चुभ जाते हैं। शायद इसी कारण संस्कृत में इसका नाम गोखरू या गोक्षुर पड़ा। एक मत के अनुसार गो अर्थात गाय और क्षुर अर्थात नुकीला या चुभने वाला, अर्थात ऐसा फल जो गाय के खुर के समान भी दिखता है। यही कांटेदार फल आयुर्वेद में सबसे अधिक उपयोगी माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, गोखरू केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। आयुर्वेदिक व्यवहार में मुख्य रूप से दो नाम सुनने को मिलते हैं, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। छोटा गोखरू जिसे वनस्पति विज्ञान में ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज कहा जाता है, आयुर्वेद में सबसे अधिक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला गोखरू है। इसके फल छोटे, कठोर और तीखे कांटों वाले होते हैं, अर्थात छोटा गोखरू। वहीं बड़ा गोखरू जिसे कई क्षेत्र में अलग वनस्पति के रूप में जाना जाता है, आकार में भिन्न होता है और कुछ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उसका भी उपयोग किया जाता है। हालांकि शास्त्रीय आयुर्वेद में अधिकांशतः प्रमुख योगों में सामान्यतः छोटे गोखरू का ही उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि औषधि खरीदते समय भी सही पहचान महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जरा कल्पना कीजिए, एक समय था जब गांव के लोग इस पौधे को किसी किताब से नहीं बल्कि अपने अनुभव से पहचानते थे। इसका महत्व इस बात से भी सिद्ध होता है कि आयुर्वेद के महान आचार्यों ने भी इसके गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। आयुर्वेद गोखरू को किस प्रकृति का द्रव्य मानता है, इसका रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव क्या है, आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे, जिससे आप इसके महत्व को आसानी से समझ पाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। गोखरू का उल्लेख चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश निघंटु, धन्वंतरी निघंटु और राज निघंटु जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। यह अपने आप में बताता है कि यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं बल्कि लंबे समय से चिकित्सीय उपयोग में रही औषधि है। आयुर्वेद में गोखरू का रस मुख्यतः मधुर माना गया है। इसके गुण गुरु और स्निग्ध बताए गए हैं,
अर्थात यह शरीर को पोषण देने वाला और कुछ हद तक कोमलता प्रदान करने वाला द्रव्य माना जाता है। इसका वीर्य शीत है, इसलिए आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर में बढ़ी हुई उष्णता यानी गर्मी और पित्तजन्य स्थितियों को संतुलित करने में सहायक माना गया है। इसका विपाक मधुर बताया गया है, जो इसे दीर्घ काल में पोषणकारी द्रव्यों की श्रेणी में रखता है। यही कारण है कि आयुर्वेद इसे केवल एक रोग की औषधि नहीं मानता, बल्कि शरीर के कई तंत्रों पर कार्य करने वाला द्रव्य मानता है। आयुर्वेद में इसे यूरिन संबंधी समस्याओं के समाधान की भी एक प्रमुख औषधि माना गया है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में वात बढ़ता है तो जोड़ों में जकड़न, सूखापन, कमजोरी और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इन समस्याओं के समाधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। गोखरू के मधुर रस, स्निग्ध गुण और शीत वीर्य के कारण इसे वात को शांत करने वाला द्रव्य भी माना गया है। यही कारण है कि कई पारंपरिक योगों में इसे अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ये बल और पोषण देने वाला माना जाता है और अनेक दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को केवल एक वायरल दावे के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की प्रकृति, आयु, रोग और वैद्य की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करना चाहिए। यहीं से आधुनिक विज्ञान की भूमिका भी शुरू होती है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने भी गोखरू पर अनेक अध्ययन किए हैं। कुछ शोधों में इसे एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी और यूरिन संबंधी संभावित प्रभावों की इसकी चर्चा हुई है। वहीं पुरुष स्वास्थ्य और खेल प्रदर्शन से जुड़े दावों पर भी इसके अध्ययन हुए हैं। लेकिन क्या इन अध्ययनों ने आयुर्वेद के इन सभी दावों की पुष्टि कर दी है? क्या वास्तव में गोखरू को किसी एक रोग की एकमात्र दवा बताया गया है? क्या यह हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसे लेने का सही तरीका और इसका लाभ और इसके जोखिम क्या हो सकते हैं? इन सभी के सवालों के जवाब हमारे पास होने चाहिए, तभी हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल अगर किसी के घर में प्राचीन समय से यानी पारंपरिक रूप से किया जाता रहा हो और घर में इसके लड्डू वगैरह कभी पुराने समय से तैयार किए जाते रहे हों, तो इससे संबंधित कुछ चीज़ों का पता लगाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी खास दवा के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो फिर किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का ये प्रमुख सिद्धांत है कि हर व्यक्ति के शरीर की तासीर अलग होती है। हर व्यक्ति के शरीर की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अलग होती है और उसी के अनुसार हर व्यक्ति के लिए इसके परहेज अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी जानकार व्यक्ति की सलाह से ही इसका उपयोग करना चाहिए और अपने पारंपरिक ज्ञान और अपने परिवार की जो परंपराएं होती हैं उसके अनुसार बड़ी सावधानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्ञान का अर्थ केवल किसी पौधे के गुण जान लेना नहीं है, बल्कि उसकी सीमाओं को समझना भी है। इसी संतुलित सोच में आयुर्वेद की वास्तविक शक्ति छिपी हुई है। ऐसे ही आयुर्वेदिक औषधीय पौधों और भारतीय परंपरागत ज्ञान पर आधारित शोधपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और मेरे चैनल के साथ जुड़िए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।